Hello and welcome to Learning Chemistry with S.K. Verma. Dear friends, KVS PGT Chemistry Exam 2023 का जो क्वेश्चन पेपर था उसको हम लोग डिटेल में कॉन्सेप्चुअल वीडियो सॉल्यूशन उसका क्रिएट कर रहे हैं और इस वीडियो सॉल्यूशन को हम लोग तीन पार्ट्स में टोटल करने वाले हैं। इस क्वेश्चन पेपर को तीन पार्ट्स में हम लोग सोल्व करने वाले हैं। पार्ट 1 ऑलरेडी ले चुके हैं जिसमें हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने सोल्व किए हैं। शायद उसमें हमने 81 से लेकर के ये जो क्वेश्चन पेपर था उसमें देखो 1 से लेकर के 80 क्वेश्चन तक के तो जनरल पार्ट के थे, ठीक है ना, जो केमिस्ट्री का जो सिलेबस नहीं था जनरल पार्ट का था। अब केमिस्ट्री के इसमें टोटल 81 से लेकर के 180 तक यानी कि आपके 100 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से 81 से लेकर के 105 तक के जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं। पार्ट 2 में हम लोग आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये इस वीडियो सॉल्यूशन का, इस क्वेश्चन पेपर के कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशन का पार्ट 2 है बेसिकली, जिसमें हम लोग बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो करने वाले हैं। इसके बाद बचे हुए क्वेश्चन पार्ट 3 में लेंगे, ठीक है। तो जो टोटल 100 क्वेश्चंस हैं वो 3 पार्ट्स में हम लोग सोल्व कर रहे हैं। अब जो पार्ट 1 था वो उम्मीद करता हूं कि आपने देख लिया होगा। ये पार्ट 1 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए देखना। ये चैनल पर जो हमारे चैनल पर जो KVS EMRS NVS PGT केमिस्ट्री नाम से जो प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट को आप देखोगे तो इस प्लेलिस्ट में ये पार्ट 1 मिल जाएगा। तो आपने यदि पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले प्लीज पार्ट 1 देख लो, है ना, जिसमें हम लोगों ने काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोल्व किए हैं। उसके बाद आप ये पार्ट देखना। इसके अलावा इस प्लेलिस्ट में आपको और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोज मिलेंगे, जैसे कि हमारा जो KVS का जो कोर्स है उस कोर्स की कंप्लीट डिटेल वाला और ऑफर उसमें क्या दिया जा रहा है। आपको एक बुक, हार्ड कॉपी बुक आपके घर पे भेजी जाएगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, वो उसके बारे में कंप्लीट डिटेल है। KVS NVS का जो रिक्रूटमेंट आया था उसकी कंप्लीट डिटेल, एग्जाम पैटर्न की डिटेल, सिलेबस की डिटेल, सिलेक्शन प्रोसीजर की डिटेल, ये वो हमारी KVS की ये जो हमारी केमिस्ट्री की PYQ बुक है जो KVS वाले कोर्स के साथ फ्री में दी जाएगी। और ऑफर कब से है? अभी 10 दिसंबर से ही जो है वो ऑफर शुरू होने वाला है। तो इसको आपको बिल्कुल भी नहीं क्या बोलते हैं, छोड़ना है। ओके, इतनी बात हो गई। एप्लीकेशन के लिए लिंक, प्लेलिस्ट का लिंक, KVS PGT केमिस्ट्री NVS EMRS इन सब के लिए जो हमारा टेलीग्राम है उसका, टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक, ये सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अब चलते हैं फटाफट ये जो क्वेश्चन पेपर है KVS का यहाँ पर। और इसमें हमने कितना सोल्व कर लिया था? 105 तक शायद हमने सोल्व कर लिए थे, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है। तो देखते हैं कहाँ तक हम लोगों ने सोल्व किया था। यस, ये क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिया था। ये इसका 103 क्वेश्चन है, 104 क्वेश्चन है, 105 क्वेश्चन है, 106। ओके, तो जो पार्ट 1 है उसमें हमने 105 यानी कि 81 से लेकर के 105 तक हमने सोल्व कर लिए थे। ये पार्ट 2 है जिसमें 106 क्वेश्चन से हम लोग शुरू करने वाले हैं, ठीक है। ओके, तो इसका ये रहा 106, यहां से हम लोग शुरू करते हैं। ओके, ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन MgF2 का एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन है जिसमें MgF2 के कितने मोल हैं? 1.16 रेज इंटू 10⁻³ मोल ऑफ MgF2 पर लीटर, यानी कि ये MgF2 की कॉन्सेंट्रेशन है उसमें, ठीक है। ये जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है MgF2 का, उसमें MgF2 की कॉन्सेंट्रेशन इतनी है। व्हाट इज द KSP ऑफ, यानी कि इसका सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट इन्होंने पूछा है। तो देखो, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो निकालते हैं ना वो बेसिकली एक फॉर्मूले से निकालते हैं। और वो फॉर्मूला क्या है, मैं सबसे पहले आपको वो फॉर्मूला बता देता हूं, उसके बाद मैं आपको ये जो क्वेश्चन है ये डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो SP का मतलब यहाँ पे क्या है? KSP यानी कि आपका सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो देखो, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट किसी भी सोल्ट का, इस सोल्ट का कैसे लिखते हैं मैं आपको क्लियर कर दूं। ये हमने लिखा KSP इज इक्वल टू आपका Mg2+, और Mg का कोई Mg एक ही है इसलिए इसकी कोई पावर नहीं होगी, ठीक है। F माइनस दूसरा आयन है, ठीक है, और वो कितने हैं? 2 हैं, इसलिए इसकी पावर 2। ये इसका KSP का फॉर्मूला है। अब आपको क्या करना है? Mg2+ की कॉन्सेंट्रेशन रखनी है और F- की कॉन्सेंट्रेशन रखनी है, ठीक है। तो अब आप देखोगे क्वेश्चन में तो किसी की नहीं दी हुई, किसी की भी कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, ना तो Mg2+ की है ना F- की है। बेसिकली MgF2 की कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है, ये रही। तो देख लो अब आप, एक MgF2 मोलिक्यूल में Mg2+ कितना है? Mg2+ कितना है? एक ही है,
है ना, 1 है, इसका मतलब ये हुआ कि MgF2 की जितनी मोलरिटी है उतनी ही मोलरिटी आपकी या उतना ही नंबर ऑफ मोल आपका किसका हो गया, Mg2+ का हो गया, क्योंकि एक MgF2 में एक ही Mg2+ है, ठीक है। इसलिए MgF2 की नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स किसका, आपका Mg2+ का। तो Mg2+ की तो कॉन्सेंट्रेशन मिल गई हमें, ये रही, तो ये यहां रख दो 1.16 इंटू 10⁻³ -3। अब सेम कॉन्सेप्ट को यूज लेते हुए एक MgF2 मॉलिक्यूल में आपके F- आयंस कितने हैं, 2 F- आयंस हैं। इसका मतलब F- की जो कॉन्सेंट्रेशन है, F- की जो आपकी नंबर ऑफ मोल्स है वो MgF2 के टोटल नंबर ऑफ मोल से डबल होगा। तो MgF2 का नंबर ऑफ मोल कितना है, इतना, ठीक है ना, इसकी मोलरिटी इतनी है, ओके। तो मतलब इसका इतना नंबर ऑफ मोल्स है MgF2 का, तो इसका डबल हो जाएगा आपका F- का। तो आपको क्या करना है, इसका डबल लेना है। तो इसका डबल 1.16 का 2.32 आ जाएगा इंटू 10⁻³ अब आपको इसको सोल्व करना है और आपको कुछ नहीं करना, आपको इसको सोल्व करना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि ये स्क्वायर वाला, अच्छा हाँ, ये F- पे स्क्वायर भी तो है, तो ये लो स्क्वायर। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो 2.32 है इसका स्क्वायर निकाल लो अलग से कहीं भी, 2.32 का स्क्वायर, और वो आपका आ जाएगा 5.4, ठीक है ना। तो अब ये इक्वेशन क्या हो गई, 1.16 इंटू 10⁻³ ठीक है, इंटू आपका हो गया 5.4 इंटू 10⁻⁻6, मतलब स्क्वायर को हमने सोल्व कर लिया, ठीक है। अब आप इसको और आगे सोल्व कर लो, 1.16 मल्टीप्लाइड बाई 5.4 इंटू 10⁻⁻9, क्योंकि ये ऐड हो गए ना, -6 -3, तो ये 10⁻�9 हो गया। अब आप इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 1.16 इंटू 5.4 को मल्टीप्लाई करके फटाफट से आंसर दे दो, और आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा आपका 6.2 10⁻⁹। तो ये आपका आ गया ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। तो आपने देख लिया, हमने केएस पे निकाला है, फॉर्मूले से निकाला है। फॉर्मूले में आपको इनकी कॉन्सेंट्रेशन रखनी थी, जो हमने MgF2 की कॉन्सेंट्रेशन से ही इनकी कॉन्सेंट्रेशन हमने कैलकुलेट कर ली, ठीक है। अब आ गया क्वेश्चन नंबर आपका 107, ठीक है। 107 जरा देख लो, ये क्या कह रहा है, विच विल बी सेम फॉर सॉल्यूशन ऑफ 0.50 m NH3 एंड 0.50 m NaOH। ये बोला ये दो हमारे पास सॉल्यूशन है, इनके लिए कौन सा पॉइंट सेम होगा। दो पॉइंट इन्होंने दिए हैं, एक पॉइंट दिया है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH आयंस, ये सेम होगा क्या दोनों के लिए। ये सैंपल है हमारे पास और ये सैंपल है, तो देखो ये तो सेम नहीं होगा, ये सेम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो आपका NH3 है, NH3 को आप एक्वा सॉल्यूशन में डिसोल्व करते हैं इसको, तो NH4OH बनता है, और NH4OH का कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होता, जिसकी वजह से OH की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो कम होती है। बात आपको समझ में आ गई, OH की कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, कम होती है। इसलिए ये एक वीक बेस है, इसलिए आपका यहाँ पर OH की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो यहाँ पर कम होगी, किससे, NaOH से। इसलिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस इन दोनों का सेम नहीं होगा। तो ये जो ए पॉइंट है वो सेम नहीं होगा इन दोनों का, OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग होगी, ठीक है, ओके। क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है NaOH, और NH4OH बनेगा वो वीक बेस बनेगा, ओके। अगला पॉइंट है, बी पॉइंट है, वॉल्यूम ऑफ 2.0 m HCl रिक्वायर्ड फॉर न्यूट्रलाइजेशन। इन्होंने कहा है कि न्यूट्रलाइजेशन के लिए जो 0.20 मोलरिटी का HCl है उसका वॉल्यूम क्या दोनों को न्यूट्रलाइज करने के लिए सेम चाहिए। मतलब जो दो बेस हमें दे रखे हैं 0. आपका इनको मैं देखो दिखाता हूं आपको, एक को ऐसे और एक का कलर चेंज कर देते हैं, एक को ऐसे। ये देखो, ये दोनों बेस आपको दिए हुए हैं, इनको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या HCl जिसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.20 m है उसका सेम वॉल्यूम लगेगा क्या, उसका सेम वॉल्यूम लगेगा क्या इनको न्यूट्रलाइज करने के लिए। यस, ये लगेगा। यस, हमेशा याद रखना, बेसिक और फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है कि यदि बेस चाहे कुछ भी हो, कैसा भी हो, वीक हो स्ट्रांग हो, उससे कोई मतलब नहीं है, यदि कॉन्सेंट्रेशन सेम है। देखो यहां गेम है कॉन्सेंट्रेशन का, यदि बेस की कॉन्सेंट्रेशन सेम है तो एसिड जितना चाहिए उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए वो हमेशा सेम होगा, वो हमेशा सेम होगा यदि बेस की कॉन्सेंट्रेशन सेम है तो, ठीक है। इसको आप चाहे कैसे भी कर लो, जैसे आप बेस की कॉन्सेंट्रेशन आप कैसे निकालते हो, या एसिड की कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालते हो, ऐसे तो निकालते हो M1V1 = M2V2, ऐसे तो करके निकालते हो। तो ऐसे आप क्या निकालोगे, मान लेते हैं यहां पर आपको NH3 के लिए निकालना है, NH3 के लिए निकालो, NH3 की मोलरिटी इतनी आ गई, ठीक है ना, NH3 के लिए। लेकिन NH3 की, हाँ, और NH3 का मान लेते हैं आपके पास 1 लीटर सॉल्यूशन है, दोनों का 1-1 लीटर ले लो, इसका 1 लीटर ले लिया और इसका 1 लीटर ले लिया, बात सही है ना, ठीक है।
अब हमें क्या निकालना है, HCl का वॉल्यूम निकालना है। तो मान लेते हैं V2 निकालना है। V2 ये वाली जो टर्म है वो आपकी एसिड के लिए है और ये वाली टर्म आपकी बेस के लिए है। ऐसे तो निकालोगे, ठीक है। तो आपको अब M1V1 बेस के लिए दोनों चीजें पता है और M2V2 आपको एसिड के लिए M तो पता है लेकिन V नहीं पता, ठीक है। तो V2 कैसे निकालोगे, V2 इज इक्वल टू M1V1 डिवाइडेड बाई M2, ऐसे ही तो निकालोगे, ठीक है। तो अब M1 क्या है, M1 बेस की मोलरिटी कितनी है 0.50 इंटू V1, बेस का वॉल्यूम कितना ले रहे हो आप 1 लीटर, ठीक है ना। और नीचे आपका क्या हो गया M2 यानी कि आपका एसिड की कॉन्सेंट्रेशन 0.20, ये लो 0.20। तो आंसर कितना आया, चाहे जितना भी आया, ठीक है। जैसे आंसर आएगा वॉल्यूम में लीटर में आंसर आ जाएगा, तो आपको लीटर में आंसर आ जाएगा ये, ठीक है। लीटर को एक काम करते हैं 1000 ml कर देते हैं, ये लो। तो अब ml में आंसर आएगा क्योंकि मोलरिटी कट जाएगी, ml में आंसर आएगा, ठीक है। तो अब इसको आंसर आप निकाल लो, मतलब ये कैलकुलेशन हो गई किसके लिए, NH3 के लिए। NH3 के लिए HCl का वॉल्यूम निकालने के लिए कैलकुलेशन हो गई, ठीक है। अब आप एक काम करो, यही कैलकुलेशन NaOH के लिए लिखो, इस NaOH के लिए लिखो यही कैलकुलेशन। तो यही कैलकुलेशन आप इस NaOH के लिए लिखोगे तो NaOH की मोलरिटी कितनी है, वही है जो इसकी होगी NH3 की थी। तो आप NaOH के लिए भी यदि V2 का फॉर्मूला लिखोगे तो यही सेम आएगा, यही सेम आएगा, ठीक है। इसका मतलब V2 की वैल्यू, V2 क्या है, वॉल्यूम ऑफ HCl रिक्वायर्ड, वो आपके NaOH के लिए और NH3 के जो बेस है इनके लिए, दोनों के लिए सेम होगा। इसीलिए ये कॉन्सेप्ट है कि यदि बेस की मोलरिटी सेम है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जो एसिड है उसका वॉल्यूम सेम ही यूज होगा। इसीलिए ये कॉन्सेप्ट है, चाहे आप कैलकुलेट करके देख लो, ठीक है। तो इसलिए ये जो लाइन थी बी पॉइंट था, बी पॉइंट आपका ट्रू है। बी पॉइंट यानी कि वॉल्यूम ऑफ 0.20 m HCl जो न्यूट्रलाइजेशन के लिए चाहिए, इसका वॉल्यूम दोनों बेस के लिए वो सेम होगा, यानी कि केवल बी सेम होगा, ए सेम नहीं होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 आंसर आएगा। 108 फॉर रिएक्शन ऑफ द, मतलब ये एक रिएक्शन आपके सामने इन्होंने दे रखी है, ठीक है। एक रिएक्शन आपके सामने इन्होंने दे रखी है, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन, यहां पर इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन भी दे रखी है, NO की इतनी दे रखी है, O2 की इतनी दे रखी है और NO2 की इतनी दे रखी है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू इन्होंने पूछी है, ठीक है। अब सबसे पहले आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला लिखना आना चाहिए। वो फॉर्मूला क्या है, काफी ज्यादा इजी है। वो फॉर्मूला है आपका Kc इज इक्वल टू, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन आप ऊपर रखेंगे, प्रोडक्ट केवल NO2 है, एक ही अकेला प्रोडक्ट है, तो NO2 और इसका रिएक्शन कोफिशिएंट है 2, तो पावर 2, ठीक है। रिएक्टेंट आपका NO और NO की पावर आपकी कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, है ना। और आपका O2 की कोई पावर नहीं होगी क्योंकि O2 का कोई रिएक्शन कोफिशिएंट नहीं है। इतनी बात हो गई। अब आपको NO2 की कॉन्सेंट्रेशन, NO2 की जो इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन है, इनकी कॉन्सेंट्रेशन रख दो। तो NO2 की रखोगे तो NO2 की कितनी दी हुई है भाई, ये रहा 0.30, ठीक है। तो आपने रखा 0.30 और उसका आपने रखा स्क्वायर। नीचे आपका NO की ये रही 0.10 और इसका भी आपने रखा स्क्वायर। और O2 की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 0.20 और इसका कोई स्क्वायर नहीं होगा। इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसको थोड़ा सा और सोल्व कर लो। तो जो ऊपर वाले को आप सोल्व करोगे, है ना, 0.30 का आप लोगे स्क्वायर, 0.3 का स्क्वायर लोगे तो वो हो जाएगा 0.09, ठीक है। नीचे आप लोगे तो इसका स्क्वायर यदि आप करोगे किसका, 0.1 का, तो 0.1 का स्क्वायर करोगे तो वो हो गया 0.01, ठीक है। मल्टीप्लाइड 0.2 का स्क्वायर करोगे, ठीक है। नहीं, 0.2 का स्क्वायर नहीं करना, 0.2 तो ऐसे कैसे रहेगा, ये लो 0.2 तो ऐसे कैसे रहेगा, ठीक है। तो अब आप इसको और सोल्व कर लो, और सोल्व करोगे तो ये क्या मिल गया आपको, ये आपको 0.09 और ये आपको 0.1 और 0.02 आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया 0.002, यही हो गया। अब आप इनकी काटापीटी करोगे, इनको आप सोल्व करोगे, ठीक है। तो बेसिकली आपको कितना आएगा, एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा इजी बनाने के लिए ऊपर भी 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे भी 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसी कैलकुलेशन में ऐसे ही करते हैं, ठीक है। उसके बाद में आप ऊपर देखोगे तो ऊपर कितना आ गया आपका 90 आ गया, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 2 आ गया। तो ये देखो हो गया ना सोल्व 45। तो 45 इसमें आंसर आएगा, ये रहा Kc की यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू ये है,
ठीक है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या किया, उसका फॉर्मूला रखा और जो कंसंट्रेशन दी थी वो कंसंट्रेशन रख दी, स्क्वायर वगैरह का ध्यान रखा, कहाँ आएगा कहाँ नहीं आएगा, और फिर हमने सोल्व कर दिया, बात खत्म। ठीक है, तो ये सीधा सीधा आ गया सॉल्यूशन। ओके, उसके बाद में आप देखोगे तो 109 नंबर का एक क्वेश्चन है, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ विच सॉल्ट वुड बी एक्सपेक्टेड टू हैव द मोस्ट बेसिक पीएच, यानी कि पीएच सबसे ज्यादा किसकी होगी, मोस्ट बेसिक कौन होगा। देखो मैं आपको एक चीज बता दूं, NaCl ये आपका क्या बोलते हैं, इसका सॉल्यूशन जो है वो न्यूट्रल होगा। क्यों? क्योंकि ये आपके स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलकर बना है, NaOH प्लस में HCl, इन दोनों का सोल्ट है। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से जो सोल्ट बनता है वो आपका न्यूट्रल सोल्ट होता है। ये जो सोल्ट है ये आपका एसिडिक है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये आपका NH4OH वीक बेस प्लस में स्ट्रॉन्ग एसिड से के कॉम्बिनेशन से ये बना है, तो ये आपका एसिडिक सोल्ट होगा। ठीक है, अब बेसिक, ये दोनों बेसिक सोल्ट हैं। ये दोनों बेसिक सोल्ट क्यों हैं? क्योंकि ये NaOH प्लस में वीक एसिड H2CO3 और ये वाला जो है वो NaOH प्लस में ये क्या है, C2H3O2। ये कौन सा एसिड हो गया, C2H3O2। जरा एसिटिक एसिड का चेक करना, CH3CO माइनस, इसका क्या हो गया, C2H3O2। यस, ये तो यही है, एसिटिक एसिड है। बताओ कैसे उल्लू बना रहे हैं, अरे भाई ठीक से ही लिख देते। ठीक है, ये तो एसिटिक एसिड है। ओके, तो ये इसका जो एनायन है वो आपका ये रहा। ठीक है, मतलब ये एसिटिक एसिड प्लस में NaOH से बनते हैं। तो अब मैं आपको बता दूं, ये स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से बन रहे हैं, ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2, इसलिए ये दोनों बेसिक हैं, ये दोनों बेसिक हैं। तो ऑप्शन आपका इन्हीं में से होना है, क्योंकि बेस की पीएच ज्यादा होती है ना एसिड और न्यूट्रल से, तो न तो आपका ऑप्शन नंबर 3 भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 4 भी नहीं होगा। ठीक है, जो ऊपर वाले दोनों बेसिक है उनमें से एक होगा। अब यहाँ पे आप देख लो कि ज्यादा बेसिक कौन है। अब मेरी बात एक ध्यान से सुनना जरा, जो आपका CH3OH है, CH3COOH और H2CO3 कार्बोनिक एसिड, ठीक है, इन दोनों में कंपैरिजन करते हैं तो ये वीक है और ये है, ये भी वीक ही है, लेकिन स्ट्रोंगर देन H2CO3, कार्बोनिक एसिड से ये स्ट्रोंगर है। कौन? CH3COOH। अब यहाँ पर ये तो एसिड है, इनके बेस बनाओ। यहाँ पर तो ये बेसिक मिक्सचर है ना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर CO3 2- है और यहाँ पर जो बेस है वो है CH3COO-, यही तो है दोनों में बेस। ठीक है, तो अब जरा देख लो, ये जो CH3COOH यानी कि एसिटिक एसिड है, ये कार्बोनिक एसिड से स्ट्रोंगर है। इसका मतलब इसका जो बेस है CH3COO-, वो आपका क्या हो गया, वीकर देन CO3 2- ये लो, क्योंकि ये एसिड स्ट्रोंगर है ना, तो इसका बेस जो है वो कार्बोनिक एसिड के बेस से वीकर होगा। ठीक है, और ये वीकर है, इसका मतलब इसका जो बेस है वो स्ट्रोंगर होगा, स्ट्रोंगर देन एसिटिक एसिड। ये लो, एसिटिक एसिड यानी कि एसीटेट CH3COO-, इससे स्ट्रोंगर होगा। तो स्ट्रोंगर बेस कौन सा हुआ, CO3 2- ज्यादा स्ट्रोंगर बेस है CH3COO- से। तो हमने इसमें वाइस वो जो एक रिवर्स रूल यूज किया है, रिवर्स रूल क्या है, बोल करके आपका यदि एसिड स्ट्रोंगर है तो उसका जो एनायन है वो वीकर बेस होगा। ठीक है, तो CH3COOH कार्बोनिक एसिड से स्ट्रोंगर है, इसलिए उसका जो एनायन है वो वीकर बेस होगा, और आपके सैंपल में है ना उसका एनायन है, तो ये वीकर बेस है बजाय की कार्बोनिक एसिड के, CO3 2- के, कार्बोनेट आयन के। ठीक है, तो इस तरह से ये जो CO3 2- है, ये जो बेसिकली सोडियम कार्बोनेट है, ये आपका मोर बेसिक हो गया, इसी की पीएच ज्यादा होगी, क्योंकि CO3 2- स्ट्रोंगर बेस है आपका एसीटेट आयन से। वन 110 क्वेश्चन है, 40 ml of 0.20 m CH3COOH are titrated with 0.20 NaOH. How many ml of base must be added to form buffer solution with greatest buffering capacity? देखो इन्होंने सीधा सीधा कहा है कि हमारे पास में 40 ml एसिटिक एसिड है 0.02 मोलरिटी का, ठीक है, और 0.2 मोलरिटी का ही हमारे पास NaOH है। ठीक है, तो NaOH के कितने ml के साथ टाइट्रेट करें कि जो बफर बने, दोनों को मिलाने से जो बफर बनेगा वो ग्रेटेस्ट बफरिंग कैपेसिटी का होगा। अब सुन लो जरा अच्छी तरह से मेरी बात, कौन सा बफर बनेगा, आपके पास सॉल्यूशन है एक तो CH3COOH का, और उसको आप टाइट्रेट कर रहे हो NaOH से। अब सुनो अच्छी तरह से, इन दोनों को टाइट्रेट करोगे तो क्या होगा, एक तो आप इसमें डालोगे ना,
इसमें मान लेते हैं ये CH3OH पहले से है और यहां से ब्यूरेट से आप टाइट्रेट कर रहे हो, इसमें आपका NaOH है। तो जैसे ही आप NaOH इसमें रिलीज करोगे आपके CH3COOH में, तब होगा क्या, सोल्ट बनेगा इन दोनों को मिलाने से। कौन सा सोल्ट बनेगा? CH3COONA, ठीक है। और अब यहां पर जो बफर बनेगा, यहां बीकर में जो बफर बनेगा वो बनेगा एसिडिक बफर। कैसा बफर? एसिडिक बफर। अब सुन लो जरा, एसिडिक बफर क्या होते हैं? एसिडिक बफर होते हैं जिनमें एक तो होता है वीक एसिड प्लस इट्स सोल्ट विद वीक स्ट्रॉन्ग बेस प्लस इट्स सोल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस। ये लो, वीक एसिड प्लस में इसका सोल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस। तो वीक एसिड यहां पर क्या हो गया? CH3COOH, और इसका स्ट्रॉन्ग बेस NaOH के साथ इसका सोल्ट क्या हो गया? CH3COONA। ये हो गया। तो इन दोनों को मिलाने से जो बफर मिलेगा वो एसिडिक बफर मिलेगा। तो हमें ये तो पता चल गया कि यहाँ पर एसिडिक बफर मिलेगा। जैसे ही आप टाइट्रेट करोगे ना, ब्यूरेट से आप NaOH CH3COOH में डालोगे, है ना, तो वैसे ही यहाँ पर जो बफर बनेगा वो एसिडिक बफर होगा। अब हमें क्वेश्चन ये पूछा गया है कि कितना ml NaOH का यूज लें कि हमारा जो बफर है वो मैक्सिमम कैपेसिटी का बफर बने। ओके, ये ग्रेटेस्ट बफर कैपेसिटी का बफर बने, यही तो पूछा है। तो उसके लिए एक रूल है। क्या रूल है? रूल ये है, व्हेन हाफ ऑफ द एसिड इज न्यूट्रलाइज्ड बफर कैपेसिटी इज हाईएस्ट। यानी कि आपका जो जितना आपने ये एसिटिक एसिड लिया है, इसका हाफ यदि जब न्यूट्रलाइज हो जाएगा NaOH से, तब जो बफर होगा वो हाईएस्ट कैपेसिटी का बफर होगा। ये रूल है, ये कॉन्सेप्ट है। व्हेन, वापस पढ़ा देता हूं मैं कॉन्सेप्ट को, व्हेन हाफ ऑफ द एसिड इज न्यूट्रलाइज्ड बफर कैपेसिटी इज हाईएस्ट। यानी कि जिस एसिड को आप स्ट्रॉन्ग बेस से न्यूट्रलाइज कर रहे हो, जब वो आधा न्यूट्रलाइज हो जाता है तब जो बफर बनता है वो हाईएस्ट कैपेसिटी का बनता है। ठीक है, बात आपको समझ में आ गई? ओके, अब आप अपना नॉलेज लगाओ। नॉलेज ये है कि आपके पास में एसिटिक एसिड जो है वो है सेम मोलरिटी का है, देख लो 0.2 m, ये भी NaOH भी 0.2 m, ठीक है। और इसका है आपका 40 ml। तो इसका आधे को न्यूट्रलाइज करने के लिए इसका कितना चाहिए? NaOH का आपको चाहिए फ्रेंड्स 20 ml, क्योंकि 40 ml, देखो मोलरिटी दोनों की सेम है, इसका मतलब दोनों का सेम वॉल्यूम को न्यूट्रलाइज करेगा। देखो मोलरिटी सेम है, इसका मतलब ये हो गया कि यदि NaOH का 40 ml लेंगे तो वो एसिटिक एसिड के 40 ml को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर देगा। तो हमें कंप्लीटली न्यूट्रलाइज नहीं करना है, हमें हाफ न्यूट्रलाइज करना है। तो हाफ न्यूट्रलाइज करने के लिए जो इसका 40 ml हमारे पास है उसमें हम NaOH डालेंगे 20 ml, तब वो एसिटिक एसिड हाफ न्यूट्रलाइज हो जाएगा। और वो जो बफर बनेगा उस समय उसमें ये आपका सोल्ट भी होगा, सोल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस होगा और आपका वीक एसिड होगा, ठीक है। उस समय जो बफर बनेगा वो हाईएस्ट कैपेसिटी का बफर होगा, वो एसिडिक बफर होगा और हाईएस्ट कैपेसिटी का बफर होगा, क्योंकि उसमें हाफ एसिड आपका न्यूट्रलाइज्ड है, ठीक है। तो इस तरह से यदि आपका एसिटिक एसिड 40 ml है तो हाफ को न्यूट्रलाइज करने के लिए NaOH का 20 ml चाहिए, इसलिए 20 यहां पर आंसर आएगा। यही इन्होंने पूछा है कि कितने ml NaOH से हम टाइट्रेट करें कि जो हमारा जो बफर बनेगा वो बेसिकली आपका क्या होगा? मैं कॉल बैक करता हूं आपको, है ना, आधा एक घंटे में करता हूं, ठीक है। थैंक यू, ठीक है, ओके। तो ये बात हो गई। ओके, तो मतलब मैंने आपको समझा दिया। ओके, 111 वाला आप देख लो। 111 वाले में क्या है? इन विच पेयर डज द नेम्ड सब्सटेंस हैव द सेम ऑक्सीडेशन नंबर, है ना। इन्होंने कहा है कि जिस सब्सटेंस का नाम दिया गया है उसका ऑक्सीडेशन नंबर सेम है क्या? तो देखो भाई, बात सीधी सी है। मर्क्यूरी का ऑक्सीडेशन नंबर इसमें और इसमें सेम नहीं है, इसमें तो +1 है और इसमें +2 है, ये आंसर नहीं है। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर इसमें आपका +3 है
और इसमें आपका +2 है, ये भी नहीं है सेम। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर वाटर में आपका -2 है और सोडियम परऑक्साइड में आपका -1 है, ये भी सेम नहीं है। तो एक ही बचा ऊपर वाला सल्फर वाला। सल्फर वाले में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट H2H2O7 और H2SO4 दोनों में सेम है और वो क्या है +6। चाहो तो मैं आपको एक में कैलकुलेट करके बता देता हूँ। H2H2O7 में कैसे कैलकुलेट करते हैं जरा सुन लो। आपको हाइड्रोजन का चार्ज पता है, हाइड्रोजन कितने हैं 2 और हाइड्रोजन का चार्ज होता है +1, ठीक है, प्लस किया। सल्फर कितने हैं 2 और सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट पता नहीं है, X ले लिया, प्लस किया। ऑक्सीजन कितना है 7 और ऑक्सीजन का चार्ज कितना है -2 और ओवरऑल मॉलिक्यूल पे क्या चार्ज है, मॉलिक्यूल पूरा न्यूट्रल है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इक्वल टू 0 हो गया। अब आप कैलकुलेट कर लो, ये हो गया आपका 2 + 2x प्लस में ये आपका हो गया -14 करोगे तो यहाँ आ गया आपका -14 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये आ गया आपका 2x, हाँ 2x इज इक्वल टू आपका आ गया 14 - 2, ठीक है ना। 2x 14 - 2 आ गया, 14 - 2 हो गया 12 और 2x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 6, तो x + 6 आ गया। तो इस तरह से ये H2H2 की निकालते हैं और H2SO4 में आपको पता ही है सल्फर का भाई +6 आएगा। चाहो तो कैलकुलेट करके देख लो, चाहे कॉमन सेंस लगा लो। ऑक्सीजन का 4, ऑक्सीजन का -8 हो गया, ठीक है। हाइड्रोजन का उसमें से +2 हो गया, तो -6 किससे बैलेंस हुआ, सल्फर के +6 से। कहानी खत्म। +6 दोनों में सल्फर का है, ऑप्शन आपका यही हो गया। 112 द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन कैल्शियम ऑक्जेलेट। ये कैल्शियम ऑक्जेलेट का फॉर्मूला है, कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो कैल्शियम का तो पावर आप चार्ज आप जानते ही हो +2, तो आपका ये जो है क्या बोलते हैं ऑक्जेलेट, इसका फॉर्मूला हो गया C2O4 2-, यही हो गया, ठीक है। अब इसमें आपको कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, अभी जो फॉर्मूला था उससे निकाल देते हैं। कार्बन का निकालना है, कितने कार्बन है 2, ऑक्सीडेशन नंबर पता नहीं है इसलिए ले लिया X, प्लस ऑक्सीजन कितने हैं 4 और एक ऑक्सीजन का चार्ज कितना होता है -2, ठीक है, इक्वल टू ओवरऑल मॉलिक्यूल पे कितना चार्ज है -2 हमने लगा दिया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है 2x निकालना है। 2x इज इक्वल टू ये क्या हो गया आपका, ये -8 है ना टोटल, मतलब 2x इज इक्वल टू नहीं करेंगे, पहले 2x और माइनस करेंगे आपका 8 इज इक्वल टू -2, 2x इज इक्वल टू -2 + 8, 2x इज इक्वल टू आपका +6, तो x इज इक्वल टू हो गया +3। तो यहाँ पर कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई +3। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सीधे साधे तरीके से मैं आपको एकदम बता रहा हूँ, ये समझ में आपको आना ही चाहिए। 113 विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तो सबसे पहला देख लेते हैं, ऑक्सीडेशन इज कोज्ड बाय रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडेशन जो है इज कोज्ड बाय रिड्यूसिंग एजेंट, नहीं भाई, ऑक्सीडेशन तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से होगा, ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स। अगला, ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज रेडॉक्स रिएक्शन, नहीं भाई, ऑक्सीडेशन अकेली कैसे रेडॉक्स रिएक्शन होगी, ऑक्सीडेशन भी होना चाहिए, रिडक्शन भी होना चाहिए, तब रिडक्शन रिएक्शन होगा, तब रेडॉक्स रिएक्शन होगी, ठीक है। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज ए टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन, नो नॉट एट ऑल। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जैसे हाइड्रोजन का एडिशन करेंगे तो वो तो रिडक्शन होगा, ऑक्सीडेशन थोड़ी होगा, ये भी फॉल्स, ठीक है। रिडक्शन इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यस, हाइड्रोजन का जो एडिशन है वो रिडक्शन होगा, ऑक्सीजन का एडिशन ऑक्सीडेशन होगा, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है और इन्होंने हमसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, तो ये 4 नंबर का ही आंसर होगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। 114, ठीक है। 114 बेसिकली आपका क्या बोलते हैं, एक रेडॉक्स रिएक्शन है और रेडॉक्स रिएक्शन में इन्होंने हमसे पूछा है कि व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ Fe2+, यानी कि ये जो रेडॉक्स रिएक्शन इन्होंने दी है इसमें Fe2+ का कोएफिशिएंट हमें बताना है यूजिंग स्मॉलेस्ट होल नंबर कोएफिशिएंट, मतलब वो स्मॉलेस्ट होल नंबर कोएफिशिएंट होना चाहिए Fe2+ का। तो हमें ये जो रेडॉक्स रिएक्शन है ये हमें बैलेंस करनी है और बैलेंसिंग मैंने ऑलरेडी आपके लिए इसको कर रखी है, क्योंकि इतना लिख करके इसको करना पॉसिबल नहीं होता, इसलिए ये हमने करी है हाफ रिएक्शन मेथड से, ठीक है। इसके 2 मेथड होते हैं ना, हाफ रिएक्शन मेथड से हमने करी है। अब सबसे पहले तो आप एक चीज देख लो, ये जो रिएक्शन आपकी है इसमें आपको रिडक्शन रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन दोनों आइडेंटिफाई करनी है, दोनों को सेपरेट करना है। तो रिडक्शन तो आप जानते हो Mn का हो ही रहा है, लेकिन ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है Fe का। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन आप इस तरह से लिखोगे, Fe को Fe3+ में जब कन्वर्ट होगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन Fe2
Fe3+ में कन्वर्ट हो गया, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया यहाँ पर। ठीक है, इतनी बात हो गई। ये हो गई आपकी ऑक्सीडेशन की रिएक्शन। अब रिडक्शन जो है ना वो Mn का हो रहा है, क्योंकि MnO4- में +7 ऑक्सीडेशन है और यहाँ पर हो गई +2, तो रिडक्शन इसका हो रहा है। तो अब रिडक्शन की रिएक्शन लिखेंगे। ठीक है, रिडक्शन की रिएक्शन जो है वहां पर बैलेंस नहीं है, देख लो। तो बैलेंस नहीं है तो हम लोग बैलेंस करेंगे। कैसे बैलेंस करेंगे? काफी ज्यादा सिंपल है। यहाँ ऑक्सीजन 4 है तो H2O कितने बनेंगे? H2O 4 बनेंगे, और 4 H2O बनेंगे तो हाइड्रोजन कितने हो गए? 8 हो गए, इसलिए यहाँ पर 8H+ आ जाएगा। बाकी बस उतना ही तो करना है, और क्या करना है। ठीक है, तो ये रहा MnO4-, ठीक है, MnO4- Mn2+, है ना, और यहाँ पर आपका 4H2O और ये 8H+, और इलेक्ट्रॉन आप डिफरेंस देखो, यहाँ +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस आपका 5 इलेक्ट्रॉन आएगा, वो इधर लगेगा क्योंकि Mn का रिडक्शन हो रहा है। तो और ये 8H+ कहाँ से आया? यहाँ से 4H2O से, और 4H2O कहाँ से आया? ऑक्सीजन का 4 है, तो ऑक्सीजन का 4 है, इसका मतलब आपके राइट साइड में 4H2O होगा, और 4H2O होगा तो आपका रिएक्शन के लेफ्ट साइड में 8H+ होगा। तो इस तरह से ये पूरी बैलेंस इक्वेशन हो गई आपकी किसकी? रिडक्शन की। तो हमने सबसे पहले ऑक्सीडेशन को बैलेंस किया, रिडक्शन को बैलेंस किया, अब इनको ऐड कर देंगे। ऐड करने से पहले एक चीज है वो हमेशा ध्यान रखनी होती है, और वो जो चीज है जो ध्यान रखनी होती है वो बेसिकली है आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको इक्वलाइज करना होता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में और रिडक्शन रिएक्शन में। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में आप देखोगे तो 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है, और रिडक्शन में 5 इलेक्ट्रॉन जो है वो यूज हो रहे हैं। तो अब आपको क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है रिलीज्ड इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंज्यूम्ड, ये दोनों को आपको इक्वल करना होता है। तो उसके लिए आप इस रिएक्शन को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि ये हो गई आपकी 5Fe2+ और ये 5Fe3+ प्लस में 5 इलेक्ट्रॉन। अब आप ये रिएक्शन ऑक्सीडेशन और ये रिएक्शन रिडक्शन रिएक्शन को ऐड कर दो। ऐड करोगे तो आपको ये पूरी बैलेंस्ड इक्वेशन मिल जाएगी। अब इन्होंने हमें पूछा है Fe का जो है वो आपका कोएफिशिएंट नंबर, तो Fe का कोएफिशिएंट नंबर 5 आ गया, देख लो 5 आ गया, और इससे कम होल नंबर हो भी नहीं सकता, है ना। 5 से कम आपका होल नंबर हो भी नहीं सकता, क्योंकि 5 का आधा 2.5 आएगा। इन्होंने हमें होल नंबर पूछा है, तो होल नंबर रिएक्शन कोफिशिएंट Fe का 5 ही आएगा। ये मैंने आपको हाफ रिएक्शन मेथड से सिंपल तरीके से करके बताई है। पहले ऑक्सीडेशन को अलग किया, रिडक्शन को अलग किया, और फिर बाद में उसको सोल्व किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो आप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर गिवन रिएक्शन? एक रिएक्शन दी है और उसके लिए नॉट करेक्ट पूछा है, कौन सा सही नहीं है। तो रिएक्शन काफी सिंपल वाली है, जो हम क्लास 10th में पढ़ते हैं कि CuSO4 में आयरन डालेंगे तो वो FeSO4 का ग्रीन सॉल्यूशन हो जाएगा और Cu को डिस्प्लेस कर देगा, क्योंकि Fe उससे ज्यादा रिएक्टिव है, Cu लेस रिएक्टिव है। ओके, अब पढ़ते हैं। आयरन इज रिड्यूसिंग एजेंट, इन्होंने नॉट करेक्ट पूछा है। आयरन इज रिड्यूसिंग एजेंट, देखो आयरन खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है और कॉपर का वो रिडक्शन कर रहा है। देखो कॉपर का हो गया रिडक्शन, आयरन का हो गया ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो आयरन कॉपर को रिड्यूस कर रहा है, इसका मतलब आयरन जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। ये स्टेटमेंट आपका एकदम सही है। ठीक है, तो ये आपका हो गया एकदम ट्रू स्टेटमेंट। उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि आपका द सॉल्यूशन टर्न्स ग्रीन इन कलर आफ्टर रिएक्शन। यस, FeSO4 फेरस सल्फेट का जो कलर होता है वो ग्रीन होता है, इसलिए ये स्टेटमेंट ये भी ट्रू है। कॉपर इज मोर रिएक्टिव मेटल देन आयरन, ये गलत है भाई। कॉपर है वो लेस रिएक्टिव है आयरन से, इसलिए ये गलत है। रिएक्शन इज एग्जांपल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। यस, यहाँ पर Fe का ऑक्सीडेशन हो रहा है, कॉपर का रिडक्शन हो रहा है, तो रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों हो रहे हैं, इसका मतलब रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है। तो जो ऑप्शन नंबर 3 है बेसिकली वो यहाँ पर नॉट करेक्ट है। जो नॉट करेक्ट है वही आपका सही आंसर है। ठीक है, कॉपर तो लेस रिएक्टिव होता है, मोर रिएक्टिव कहां से होता है। 116 में आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा, इन्होंने पूछा है एन एक्वस सॉल्यूशन इज 1 मोलल इन Ki, मतलब एक एक्वस सॉल्यूशन है उसमें वो Ki का सॉल्यूशन है और उसकी मोलैलिटी जो है वो 1 मोलैलिटी है। विच चेंज विल कॉज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन टू इंक्रीज, मतलब क्या चेंज करें हम कि उसका जो वेपर प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाए, यही तो क्वेश्चन है। अब देखो बहुत सिंपल सा है, ये सॉल्यूशन चैप्टर का बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है कि जब भी कोई सॉल्वेंट होता है, जैसे यहाँ पर वाटर है, जब भी कोई सॉल्वेंट है वाटर है, इसमें आप कोई भी सोल्ट डालोगे तो वेपर प्रेशर जो होता है वो हमेशा डिक्रीज होता है। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट यदि आप डालोगे तो वेपर प्रेशर हमेशा डिक्रीज होता है, बॉइलिंग पॉइंट हमेशा इंक्रीज होता है। बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन होता है, वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है। ठीक है,
हम पढ़ते हैं ना रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग होती है। क्यों होती है? मान लेते हैं ये आपने वाटर लिया था और वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उसको हम लोग ए से दिखाते हैं, ठीक है। अब आपने इसमें एक सोल्यूट डाला, इसमें आपने एक सोल्ट डाला जिसके मॉलिक्यूल बी से। तो अब आप देखो, मैं आपको ये कहना चाहता हूं, जब आपने सोल्ट नहीं डाला था, एनसीईआरटी की डेफिनेशन है ये, एनसीईआरटी की एक्सप्लेनेशन है ये, ठीक है, जो बता रहा हूं वो, जब आपने सोल्ट नहीं डाला था तो सारे मॉलिक्यूल इसमें जो थे वो आपके एक ही थे सरफेस पर, तो ज्यादा वेपर बन रही थी, इसलिए वेपर प्रेशर ज्यादा था। ये प्योर सोलवेंट की बात कर रहा हूं, प्योर H2O की बात कर रहा हूं। अब आपने इसमें KI और डाल दिया, ठीक है, KI और डाल दिया, KI डाल दिया, तो अब सरफेस पे KI के मॉलिक्यूल को मान लेते हैं हम B से दिखा रहे हैं, तो अब सरफेस पे कुछ मॉलिक्यूल B के आ गए, ये लो। तो अब सरफेस पे कुछ मॉलिक्यूल बी के आने की वजह से जो वेपर बन रही थी वो अब कम हो गई। वेपर जो बन रही थी वो बेसिकली अब कम बन रही है, ठीक है, क्योंकि अब सरफेस पे नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल डिक्रीज हो गई, इसलिए वेपर भी कम बन रही है, इसलिए वेपर प्रेशर कम हो गया। इसलिए ये एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है कि आप किसी भी लिक्विड सोलवेंट में कोई भी जब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालते हो तो वेपर प्रेशर हमेशा कम होता है, ठीक है। अब इन्होंने कहा है कि हमें वेपर प्रेशर इंक्रीज करने के लिए क्या चेंज करें, हम वेपर प्रेशर इंक्रीज करने के लिए क्या चेंज करें। देखो भाई, एक बात मैं आपको बता दूं, आप कोई भी नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालते हो तो वो तो वेपोराइज होता नहीं है ना, वेपोराइज तो आपका सोलवेंट ही होगा, लिक्विड सोलवेंट है वही वेपर होगा, ठीक है। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट थोड़ी ना वोलेटाइल होकर के वेपर बनाएगा, वो वेपर नहीं बनाएगा, ठीक है। इसलिए हमेशा एक बात याद रखो, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें आपका नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाला हुआ है उसका वेपर प्रेशर हमेशा सोलवेंट की वजह से ही होता है, क्योंकि सोलवेंट ही वेपोराइज होगा, सोल्यूट तो होगा ही नहीं। इसलिए वेपर प्रेशर हमेशा सोलवेंट की वजह से होता है। इसलिए सोलवेंट का अमाउंट यदि इंक्रीज करोगे तो वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, सोलवेंट का अमाउंट कम रखोगे तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, वेरी सिंपल। तो यहां पर इन्होंने पूछा है विच चेंज विल कॉज द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन टू इंक्रीज, यानी कि वेपर प्रेशर इंक्रीज कैसे होगा। तो वेपर प्रेशर इंक्रीज करने का एक ही तरीका है, सोलवेंट का अमाउंट इंक्रीज कर दो, क्योंकि वेपर प्रेशर बनी सोलवेंट से रहा है, वेपर बनी सोलवेंट से रही है, ठीक है। तो सोलवेंट का अमाउंट इंक्रीज कर दो, तो एडिशन ऑफ वाटर, तो वाटर का एडिशन कर दो, वाटर का एडिशन करोगे तो वेपर प्रेशर आपका बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। व्हाट इज द मोलेलिटी ऑफ Li प्लस आयन इन ए सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग Li2SO4 का 2.20 ग्राम, ठीक है, इसका मोलर मास दे रखा है। इन एनफ H2O टू मेक 50 ml ऑफ सॉल्यूशन। देखो इन्होंने मोलेलिटी पूछी है, मैं आपको क्लियर करता जाता हूँ छोटी छोटी चीजें। इन्होंने पूछी है मोलेलिटी। मोलेलिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोलवेंट इन केजी। यही तो होता है मोलेलिटी का फॉर्मूला, यही होता है ना, ठीक है। अब आप मुझे यहां बताओ, यहां नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट दे रखा है क्या? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट दे रखा है क्या? नहीं दे रखा ना। मास ऑफ सोलवेंट इन केजी दे रखा है क्या? वो भी नहीं दे रखा। तो हम इनको अलग अलग कैलकुलेट कर लेते हैं, इस फॉर्मूले में रख देंगे वैल्यू, ठीक है। यही तो बात हुई ना, ओके। अब मुझे सीधा सीधा सा मुझे ये बता दो, एक चीज और भी है, मैं आपको बता दूं, बहुत ही सिंपल सा है आपको। हाँ, मैं आपको सीधा सा यहां पर यह बता दूं कि सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट निकाल लेते हैं, ठीक है। यहां पर इन्होंने कॉन्सेंट्रेशन में थोड़ा सा धोखा दे दिया। सोल्यूट दिया है आपका Li2SO4 और कॉन्सेंट्रेशन पूछी है Li प्लस की। तो यहां पर Li2SO4 के 1 मोल में 2 मोल Li प्लस के होते हैं, 2 मोल। 1 मोल में 2 मोल होते हैं, ठीक है। अब 1 मोल में आपके 2 मोल होंगे, इसका मतलब Li2 की जो मोलेलिटी है उससे डबल होगी आपकी किसकी, Li प्लस की मोलेलिटी, क्योंकि उसका नंबर ऑफ मोल डबल है। तो हमें यहाँ नंबर ऑफ मोल जो है वो Li प्लस का निकालना है। मेरा कहने का मतलब है पहले Li2SO4 का निकाल लेते हैं, काम करते हैं। नंबर ऑफ मोल N इज इक्वल टू गिवन मास कितना है इसका 2.20, मोलर मास कितना है, ये रहा 1110, ठीक है ना। तो ये किसका है, Li2SO4 का नंबर ऑफ मोल आएगा, जरा सुन लेना आप, ठीक है। अब इसको हम करेंगे तो ऊपर एक काम करते हैं, 10⁻⁻2 लगा करके इसको
220 कर देते हैं और इसको काट देते हैं तो ये 2 आ गया, तो ये आ गया 2 इंटू 10⁻², ठीक है ना। यानी कि ये हो गया 0.02। अब 0.02 ये Li2SO4 का नंबर ऑफ मोल है, तो Li प्लस का कितना हुआ, उससे डबल होगा क्योंकि एक मॉलिक्यूल में 2 Li है, तो ये हो गया 0.04। ये लो भाई, सोल्यूट का नंबर ऑफ मोल तो हमें मिल गया, तो हमने यहां रख दिया 0.04, ठीक है। ये हमने रख दिया। अब नीचे क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब मास ऑफ सॉल्वेंट इन्होंने यहाँ वॉल्यूम दे रखा है, वो दे रखा है 50 ml और वो भी सॉल्यूशन का दे रखा है। हमें चाहिए सॉल्वेंट का मास और वो भी केजी में, ठीक है। सबसे पहले तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो सॉल्यूशन का मास निकाल लेते हैं। तो सॉल्यूशन आपका कितना है मैं आपको बता दूं क्लियर कट। सॉल्यूशन है आपका 50 ml। यदि आप डेंसिटी लगाते हो 1 ग्राम पर ml की, तो सॉल्यूशन हो जाएगा 50 ग्राम। देखो मैं आपको एकदम सीधा सा बताऊंगा, ठीक है। 50 ग्राम हो जाएगा। अब ये तो सॉल्यूशन का मास है, ये आपके सॉल्वेंट का मास नहीं है। फॉर्मूले में सॉल्वेंट का मास लेना है, और सॉल्वेंट का मास कैसे निकलेगा, सॉल्यूशन के मास में से माइनस करोगे आप सोल्यूट का मास। सोल्यूट का मास कितना था 2.20, इन्होंने Li2SO4 लिया है ना, तो जो 50 ग्राम आया किसका, सॉल्वेंट का मास, उस 50 ग्राम में से आप 2.20 जो है वो माइनस करोगे, ये आपका Li2SO4 का मास है, ये वाटर के मास में से आप माइनस करोगे तो इसका हो गया 47.8 ग्राम। ये आपका आ गया सॉल्वेंट का मास, ठीक है। अब इसको केजी में वहां अप्लाई करना है, केजी में आप अप्लाई करोगे तो ये हो गया 0.0478 केजी। ये लो, अब आपको क्या करना है, इसको सोल्व करना है। देखो हमने एकदम सारी चीजें मतलब एकदम तरीके से करी है, फॉलो, है ना। सबसे पहले नंबर ऑफ मोल निकाला है सोल्यूट का Li प्लस का, Li प्लस के बजाय हमने Li2SO4 का निकाल करके उसको डबल कर दिया, तो Li प्लस का नंबर ऑफ मोल हो गया, ठीक है। अब मास ऑफ सोल्वेंट निकाल दिया, वो भी केजी में। मास ऑफ सोल्वेंट हमने इसके पहले मास ऑफ सॉल्यूशन निकाला, 50 आया, उसमें से सोल्यूट का मास माइनस किया तो मास ऑफ सोल्वेंट आ गया, ये आ गया। अब आप इसको सोल्व करोगे तो ये देखो आपका 0.8 आएगा। ये वैसे इस डेटा से भी लग रहा है कि 0.1 से तो कम ही आएगा, क्योंकि नीचे 47 है और ऊपर केवल 4 है, 0.4 और नीचे 0.47, तो नीचे वाली वैल्यू ज्यादा है, तो आपका 1 से कम आएगा। 1 से कम आएगा लेकिन 1 के आसपास ही आएगा, क्योंकि ये मतलब बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, इसलिए 0.8 इसका आंसर है। बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे यदि इसका एक्चुअल आंसर आप कैलकुलेट भी करोगे तो वो आएगा 0.837, ये आएगा। ये इन्होंने यहाँ जो आंसर दे रखा है ना, वो यहाँ इन्होंने मास में क्या कर रखा है, 50 वो लिया हुआ है, 50 ग्राम, यानी कि ये जो पूरा है ना, इसी को लेकर के कैलकुलेट किया हुआ है। थोड़ा सा मिस्टेक है इनके क्वेश्चन में, लेकिन हमने इनका इंटेंशन फॉलो करते हुए कर दिया। बात को समझो, इन्होंने ये जो आंसर है ना, वो इतना होना चाहिए था, 0.837 होना चाहिए था। मेरा कहने का मतलब ये है। तो मोलेलिटी आपने देखा, मोलेलिटी मैंने निकाल दी है एकदम तरीके से, बेसिक फॉर्मूला अप्लाई करके, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन फिर मोलेलिटी का है। मोलेलिटी के पीछे पड़े हुए हैं, मोलेलिटी ऑफ सॉल्यूशन दैट कंटेन्स, उसमें इतना ग्राम नेफ्थलीन है, ठीक है, और 500 ml ऑफ CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड में ये डिसोल्व है, और उसकी डेंसिटी इतनी है। तो देखो फॉर्मूला तो इसका वही रहेगा, मोलेलिटी का जो बेसिक फॉर्मूला है वो तो वही रहेगा जो मैंने अभी अप्लाई किया है। वो मोलेलिटी इज इक्वल टू, वो फॉर्मूला लिया हूं क्या मैं कॉपी करके, आ जाएगा क्या भाई ये फॉर्मूला? इतनी देर में तो मैं लिख भी सकता था वैसे, कॉपी। अच्छा इसी को खिसका लेते हैं ना, हमें क्या पड़ी है, ये लो, ठीक है। ये लो भाई, तो मोलेलिटी का फॉर्मूला आपके सामने आ गया। अब मोलेलिटी का जो फॉर्मूला है उसमें आपको क्या करना है, अलग अलग वैल्यूज रख। सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट क्या है, नेफ्थलीन है। नेफ्थलीन का मास इतना दे रखा है इन्होंने, ठीक है ना, मास इतना दे दिया। तो और नेफ्थलीन का मास इतना दे रखा है, नेफ्थलीन का मोलर मास कितना है, लेकिन वो नहीं दिया नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए। नेफ्थलीन का मोलर मास नहीं दिया इन्होंने। नेफ्थलीन का मोलर मास कैसे निकालोगे आप? नेफ्थलीन का मोलर मास तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो नेफ्थलीन का मोलर मास कितना होता है भाई, 128 होगा। आप इससे करके देख लो, C10H8 से निकाल के देख लेना, 128 होगा, ठीक है। तो
इसमें से नंबर ऑफ मोल यानी कि आप n निकालना है, तो ये आप आ गया इसका गिवन मास 51.2 डिवाइडेड बाई 128। तो ये जो आपका कैलकुलेशन आ गई, ये आ गई 0.4 नंबर ऑफ मोल है, तो ये 0.4 आ गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। अब मास ऑफ सोलवेंट इन केजी, सोलवेंट क्या है आपका CCl4 है, CCl4 कितना लिया है 500 ml लिया है, डेंसिटी उसका इतना दिया है, तो आप जानते ही हैं मास का फॉर्मूला क्या है, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, यही तो होता है। तो डेंसिटी कितना है 1.6 इनटू आपका वॉल्यूम कितना है 500 ml, तो आप इनको मल्टीप्लाई कर दो, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वो मिल जाएगा, इसका क्या बोलते हैं मास मिल जाएगा इसका, ठीक है। और वो आपका अप्रोक्सीमेटली आएगा पॉइंट, यानी कि आपका इसका आंसर आना चाहिए, इसका आंसर आएगा 800 ग्राम। मैं देखता हूं आपको दिख रहा है क्या, हाँ आपको दिख रहा है 800 ग्राम, यानी कि केजी में आप रखोगे तो ये हो गया 0.8 केजी, यही तो हो गया, ठीक है। तो अब आपने वो केजी में उधर रख दिया, अब आप फटाफट से कैलकुलेट कर लो भाई, इनको आप काटापीटी कर दो, इनको काटापीटी करोगे तो ये आ गया 0.5, यही तो आएगा आंसर। तो आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 2, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सिंपली मोलेलिटी का जो फॉर्मूला है वो हम अप्लाई करते हैं, छोटी छोटी कैलकुलेशन को अलग करते हैं ताकि एक जगह होच पोच नहीं हो, है ना, और एकदम करेक्ट आंसर निकाल करके आपके सामने रखते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन में इन्होंने क्या कर रखा है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, प्योर वाटर का जो वेपर प्रेशर है वो इन्होंने दिया हुआ है। व्हाट इज द वेपर प्रेशर एट 85 डिग्री ऑफ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड फ्रॉम 100 ml ऑफ वाटर, जिसकी डेंसिटी इतनी दे रखी है 150 ग्राम ऑफ डाइग्लाइसिन ए नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस। ओके, यानी कि इन्होंने क्या दिया है, एक तो प्योर वाटर का वेपर प्रेशर दिया है, उसके बाद में वेपर प्रेशर हमें कैलकुलेट करवाया है, यदि उस वाटर के मतलब 100 ml में जिसकी डेंसिटी 1 ग्राम पर ml है, उसमें हमें 150 ग्राम डाइग्लाइसिन का हमने डिसोल्व किया हो। डाइग्लाइसिन एक नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस है। इतनी बात क्लियर हो गई। ओके, यानी कि हमें प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है वो दिया गया है और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर पूछा है। ओके, तो मैं आपको बता दूं, इसमें छोटा सा कॉन्सेप्ट लगेगा राउल्ट्स लॉ का, ठीक है। आप जानते हो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ये मैंने अभी आपको बात बताई थी कि सॉल्यूशन में वेपर बनेगी तो किसकी बनेगी, सॉल्वेंट की तो बनेगी। तो सॉल्वेंट का जो मोल फ्रैक्शन है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जिसको हम फॉर्मूले की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, P सॉल्यूशन इज इक्वल टू P नॉट, ये आपका सॉल्वेंट का, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है ना, मल्टीप्लाइड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ये लो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, प्योर ये तो हमें कैलकुलेट करना है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ये दिया हुआ है यहाँ पर वाटर, और मोल फ्रैक्शन, लेकिन आपका वाटर का मोल फ्रैक्शन आपको निकालना है। वाटर का क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन। अब यहाँ ये न्यूमेरिकल हो गया बड़ा, क्योंकि मोल फ्रैक्शन का अपना एक फॉर्मूला है। मोल फ्रैक्शन के लिए मोल फ्रैक्शन आपको x सॉल्वेंट, यानी कि x आपको वाटर मान लो आप, सॉल्वेंट क्या है, वाटर तो है, तो वाटर का जो नंबर ऑफ वाटर का मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए इसका नंबर ऑफ मोल चाहिए आपको, प्लस में नंबर ऑफ मोल डाइग्लाइसिन है ना, ये नंबर ऑफ मोल आपको चाहिए डाइग्लाइसिन का, जिसको मैं DIG कह देता हूं, ठीक है। इन दोनों को आपको, इन दोनों का टोटल नंबर ऑफ मोल, ये तो नीचे होगा, ये मैंने थोड़ा सा गलत लिखा है, हाँ, ये तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स जो अवेलेबल है वो तो नीचे होगा, और ऊपर होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। ये अब आप H2O का नंबर ऑफ मोल्स चाहिए और डाइग्लाइसिन का नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, उससे आपका ये मोल फ्रैक्शन निकलेगा, और मोल फ्रैक्शन की वैल्यू इसमें पुट होगी। तो ये मैं न्यूमेरिकल सोल्व किया हुआ है, वो मैं आपको सीधा बता देता हूं, ठीक है। ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकाले हैं, कैसे निकाले हैं, डेंसिटी के हिसाब से गिवन मास जो वाटर का है वो 100 ग्राम हो जाएगा, और मोलर मास 18 ग्राम है, तो उस हिसाब से 5.56 ये आपका आ गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, है ना।
फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डाइग्लाइसिन निकालेंगे, तो डाइग्लाइसिन का मोलर मास 132 है, गिवन मास है इसका 150 डिवाइडेड बाई मोलर मास, और ये आ गया 1.14 इसका नंबर ऑफ मोल किसका, डाइग्लाइसिन का। फिर वाटर का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स वाटर डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि वाटर का नंबर ऑफ मोल और डाइग्लाइसिन का जो नंबर ऑफ मोल है उसका सम। तो ये जो हमने अभी मोल फ्रैक्शन निकाला है उसकी जो वैल्यूज, नंबर ऑफ मोल निकाला है उनकी वैल्यूज को लेकर के यहाँ रख दो, ठीक है। और इसको सोल्व करोगे तो ये 0.83 ये क्या आ गया, आपका मोल फ्रैक्शन आ गया, ठीक है। इसको इस फॉर्मूले में आपको रखना है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर यानी कि प्योर सॉल्वेंट, है ना, मल्टीप्लाइड बाई आपका वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। ये मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और ये वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट ये फॉर्मूले में दिया हुआ है 59.9, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, है ना, किससे, आपने जो मोल फ्रैक्शन निकाला है वाटर का ये रहा 0.83 ये रहा, इसको आप मल्टीप्लाई कर दो तो आपका 48 किलो पास्कल आंसर जो है वो आएगा, और इसमें जो आंसर है वो 48.1 किलो पास्कल है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो पहले मैंने आपको स्ट्रेटेजी समझा दी, फिर मैंने आपको इसको सोल्व करके बता दिया, ठीक है। तो हालांकि न्यूमेरिकल काफी बड़ा था, इतना न्यूमेरिकल नहीं देना चाहिए, क्या मतलब है इतना न्यूमेरिकल, आदमी यही थोड़ी ना सोल्व करता रहेगा, मतलब इनको कोई पूछे तो बड़ा गजब ये बात करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 120 को हम लोग देखते हैं। ये आपका इफ 45 ग्राम ऑफ ग्लूकोज का 45 ग्राम हम लोग डिजोल्व करते हैं 300 ml वाटर में, व्हाट विल बी द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट पूछा है। तो देखो मैं आपको पहले समझा देता हूं, बाद में मैं आपका फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। बॉइलिंग पॉइंट जो होता है किसी भी सॉल्यूशन का, वो बेसिकली प्योर जो सोलवेंट का बॉइलिंग पॉइंट, सोलवेंट यहाँ पे क्या है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हमारा 100 डिग्री है, ठीक है। 100 डिग्री प्लस में बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन कितना हुआ, डेल्टा टीबी, यानी कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, है ना। ये फॉर्मूला है किसी भी सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट का, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर हमारे पास ये नहीं है, डेल्टा टीबी नहीं है, ये नहीं है हमारे पास, बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन नहीं है, तो डेल्टा टीबी का भी एक फॉर्मूला होता है। डेल्टा टीबी का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबीएम, ठीक है। तो इसमें हमारे पास केबी की वैल्यू है, ये रही वाटर के लिए केबी की वैल्यू, लेकिन मोलेलिटी की वैल्यू नहीं है। एम यहाँ पे क्या है, मोलेलिटी की वैल्यू नहीं है, इसलिए सबसे पहले मोलेलिटी कैलकुलेट करेंगे। और मोलेलिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे वो तो आप जानते ही हो, नंबर ऑफ मोल और वो, है ना, आपका क्या बोलते हैं, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ये आप फॉर्मूला लगाओगे, है ना। तो ये यहाँ पर आपका क्या आ गया, सबसे पहले आप मोलेलिटी निकालोगे इसकी, है ना। तो इसका मतलब ये हो गया, सबसे पहले हम निकालेंगे मोलेलिटी, फिर मोलेलिटी निकालने के बाद में हम निकालेंगे डेल्टा टीबी, और डेल्टा टीबी निकालने के बाद में हम निकालेंगे टीबी। ये इसका सीक्वेंस हो गया, ठीक है, ये इसका सीक्वेंस हो गया। तो मोलेलिटी का फॉर्मूला मैं आपके सामने लिख देता हूं। मोलेलिटी का फॉर्मूला एक तो नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाई आपका गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, वो तो नॉर्मल फॉर्मूला है। लेकिन आपका यदि कभी भी किसी सॉल्यूशन में आपको न तो केजी में दिया हुआ हो, है ना, सॉल्वेंट का, न आपको उधर नंबर ऑफ मोल्स उसका दिया हुआ हो, ठीक है, सोल्यूट का, तो उस केस में एक सीधा सा फॉर्मूला लगता है, वो ये है कि गिवन मास ऑफ आपका सोल्यूट, गिवन मास कितना हुआ 45, और इसका मोलर मास, तो ग्लूकोज का मोलर मास 180, ये तो हो गया नंबर ऑफ मोल, मल्टीप्लाइड बाई 1000 डिवाइडेड बाई आपका हो गया सॉल्वेंट का मास ग्राम में। तो वाटर का मास 300 है ना, तो डेंसिटी 1 लेने के हिसाब से इसका 300 ग्राम हो गया, ठीक है, वाटर का मास। तो ये 00 से ये 00 गया, ठीक है, ये 1 से ये गया। अब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आपका आ गया 45 डिवाइडेड बाई 18 इंटू 3। तो अब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा 0.426। ये आपकी आ गई मोलेलिटी, नहीं ये आपकी मोलेलिटी ये नहीं आई, मोलेलिटी आपकी 0.426 नहीं आई, मोलेलिटी आपकी आएगी फ्रेंड्स 0.833, ये आएगी आपकी मोलेलिटी। तो ये आपकी मोलेलिटी आ गई, केबी की वैल्यू आपके पास दी हुई है, तो आप डेल्टा टीबी निकाल लो। डेल्टा टीबी आप कैसे निकालोगे, केबी की वैल्यू है 0.512 प्लस में आपका 0.833, आपकी मोलेलिटी प्लस नहीं होगा, मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई, इनको आप मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करोगे तो आपका डेल्टा टीबी आएगा, ठीक है। और डेल्टा टीबी कितना है आपका 0.426, ये आपका डेल्टा टीबी आएगा, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करोगे तो, और उसके बाद में अब आप
ऊपर वाले फॉर्मूले में 100 में प्लस करो 0.426, तो वैल्यू कितनी आ गई 104 नहीं 100 ही रहेगा, है ना, वो तो 0.4 है, तो 100.43 के आसपास ये आपकी आ गई फाइनली बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का। तो 100.43 यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही है। तो आपने देखा कि भी एक नंबर लंबा न्यूमेरिकल था जिसमें पहले आपको मोलेलिटी निकालनी होती है, फिर डेल्टा टी भी निकालना होता है, फिर आपको टी भी निकालना होता है। तो ये काफ़ी क्या बोलते हैं, ये भी काफ़ी लेंथी न्यूमेरिकल था, ठीक है। हालांकि मैंने यहाँ सोल्व किया हुआ है, लेकिन वो मैंने आपको समझा करके बता दिया। अब ये जो क्वेश्चन है, ये अभी हम लोग सोल्व करने वाले हैं, थोड़ा रुक करके। ओके, तो यस, ये जो क्वेश्चन है आपके सामने, कौन सा क्वेश्चन है ये, मुझे एक बार देखना पड़ेगा। हाँ, ये हमने कर लिया था। ओके, ये क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं अभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आप देख लो, मैं आपको सिंपल सा बता दूं ये क्वेश्चन में क्या है। इस क्वेश्चन में आप देख लो, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एल्यूमिनियम 3+ का और Zn2+ का दिया हुआ है, ये रहा और ये रहा, ठीक है। अब इन्होंने क्या कैलकुलेट करवाया है, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज कैलकुलेट करवाया है इस रिएक्शन के लिए, जो रिएक्शन आपकी ये रही। इतनी बात सही है, ओके। अब आप सबसे पहले यहाँ पर इन्होंने जो कैलकुलेट करवाया है वो जरा देख लो। गिब्स फ्री एनर्जी कैलकुलेट करवाया है, तो गिब्स फ्री एनर्जी का आपको फॉर्मूला आना चाहिए सबसे पहले, देखो, है ना। हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, हमारे न्यूमेरिकल सॉल्यूशन की सबसे खास बात यही है। तो गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो गया आपका, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस NF E0 सेल, यही तो हो गया। गिब्स फ्री एनर्जी का यही तो फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब ये जो रिएक्शन दे रखी है, इसमें आपको n यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने चेंज हो रहे हैं, 2 एल्यूमिनियम है, Al3+ में कन्वर्ट हो गए, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए हैं, ठीक है। तो n की वैल्यू यहां पर आपकी 6 आ गई। f की वैल्यू बच्चा जानता है क्या है, 96500 आपका कूलाम्ब है, ठीक है। E0 सेल आपके पास है नहीं, ठीक है। E0 सेल का फॉर्मूला भी आप जानते हैं। E0 सेल का फॉर्मूला क्या है, E0 सेल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका E कैथोड, E0 कैथोड माइनस आपका E0 एनोड, यही तो होता है, ठीक है। तो यहां पर देखो रिडक्शन किसका हो रहा है, रिडक्शन आपके Zn का हो रहा है। तो Zn यहां पर कैथोड है और Zn का इन्होंने कितना दिया हुआ है, आपका रिडक्शन पोटेंशियल ये रहा -0.76, तो -0.76 ये यहां पर आपका Zn का आ गया। माइनस एनोड यहां पर क्या है, ऑक्सीडेशन हो रहा है एल्यूमिनियम का, तो एनोड यहां पर ये रहा, ये आ गया -1.66, तो ये आपका प्लस हो जाएगा, तो -0.76 प्लस में आपका हो गया 1.66, और आप इसको कैलकुलेट करोगे फाइनली, तो ये आपका आ जाएगा 0.90 वोल्ट। ये आपका आ गया E0 सेल, E0 सेल की वैल्यू आ गई है, तो ये यहां वैल्यू रख दो आपके 0.90 वोल्ट, ठीक है। अब आप इसको कैलकुलेट करोगे, इन सबको कैलकुलेट करोगे, तो ये वैल्यू आएगी -52110 कूलाम्ब वोल्ट। अब देखो कूलाम्ब वोल्ट इज इक्वल टू जूल होता है, 1 कूलाम्ब वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल होता है। तो आप यहाँ पर जो CV है इसको हटा करके, कूलाम्ब वोल्ट को हटा के आप जूल रख दो, ठीक है। और अब आप आंसर मैच करो, ये आंसर है क्या, ये आंसर तो नहीं है। अच्छा, इन्होंने 10 की पावर लगा दी है, कोई बात नहीं, तो हम इसको पावर में भी लिख सकते हैं, -5.2 इंटू 10⁵ जूल। ये किलो जूल में भी कर देता हूं, किलो जूल में कर देते हैं, हमारा क्या है, लेकिन आंसर जूल में है, इन्होंने ये पावर वाला किया है, तो ये आपका नंबर 1 वाला ऑप्शन है, वो करेक्ट ऑप्शन है। तो आपने देखा, हमने बिल्कुल जीरो बेसिक कॉन्सेप्ट से सीख करके इस क्वेश्चन को हमने सोल्व किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज ट्रू, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, अभी देख लेते हैं। रिडक्शन अकर्स एट एनोड, गलत, फॉल्स स्टेटमेंट है, रिडक्शन तो कैथोड पे होता है। एन एलिमेंट विद हाई एफिनिटी फॉर इलेक्ट्रॉन इज लाइकली टू बी ऑक्सीडाइज, नहीं, जिसमें इलेक्ट्रॉन के लिए हाई एफिनिटी होती है वो तो इज लाइकली टू बी इजीली रिड्यूस्ड होता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी आपका फॉल्स हो गया। इसके अलावा ऑक्सीडेशन अकर एट एनोड, ये स्टेटमेंट ट्रू है, यही आंसर है, क्योंकि इन्होंने ट्रू पूछा है। ओनली ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन आर इंपॉर्टेंट, नहीं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हाफ रिएक्शन इंपॉर्टेंट होती है भाई, ऐसे अकेले से थोड़ी काम चलेगा, ठीक है। तो ये भी फॉल्स हो गया। तो ट्रू स्टेटमेंट आपका ऑप्शन 3 है, यही आपका आंसर हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ई नोट फॉर द फॉलोइंग बैलेंस्ड इक्वेशन। ये हमारे सामने एक बैलेंस इक्वेशन है, ये रही, इसका ई नोट इन्होंने पूछा है, ठीक है। तो अब ई नोट का फॉर्मूला तो मैंने अभी आपको बताया था, ई नोट सेल का फॉर्मूला वो तो आप जानते ही हो, वो क्या है, वो आपका ई कैथोड माइनस आपका ई नोट एनोड, यही तो है। तो अब कैथोड यानी कि रिडक्शन, तो आप देखो रिडक्शन किसका हो रहा है, रिडक्शन आपके पीबी का हो रहा है, पीबी का रिडक्शन हो रहा है। तो पीबी का आपका रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, आपका है माइनस 0.126, तो ये हो गया माइनस 0.126 माइनस, अब एनोड आपका कौन सा है, जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो जिंक का कितना है, माइनस आपका 0.763, तो ये माइनस 0.763। अब आप इसका हो गया इक्वल टू माइनस 0.126 प्लस में आ गया 0.763। तो अब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आपका आ गया कितना, प्लस की वैल्यू आनी चाहिए, और प्लस की वैल्यू कितनी आएगी, 763 से कम ही आएगी क्योंकि ये माइनस हो जाएगा। तो ये आपकी वैल्यू आ गई ऑप्शन नंबर 1, प्लस का 0.637 जो है ये आपका आंसर हो गया। इतनी बात हो गई, ओके। ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो गया। सिंपल सा फॉर्मूला लगा करके, सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगा करके मैं सोल्व कर रहा हूं आपके सामने न्यूमेरिकल्स को। 124 क्वेश्चन से देखते हैं हम कितना सोल्व कर पाते हैं इस वीडियो में। आइडेंटिफाई स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट बेस्ड ऑन द फॉलोइंग हाफ रिएक्शन। कुछ इन्होंने हाफ रिएक्शन दी है ना, ये और इनका जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है वो दिया है। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का रिड्यूसिंग और एसिडिक कैरेक्टर से सीधा रिलेशन है। कैसे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल यदि आपका हाईएस्ट हो, हाईएस्ट यानी कि जो दिया हुआ है उनमें हाईएस्ट की बात कर रहा हूं, ठीक है। मतलब कोई भी आपको सैंपल देते हैं ना, जैसे 4 दिए हैं, इनकी 4 वैल्यू, मतलब कोई भी वैल्यू आपको दी हुई है कितनी भी, उनमें जो हाईएस्ट एसआरपी है, जो हाईएस्ट एसआरपी है वो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और हाईएस्ट एसआरपी किसकी है, आपके फ्लोरीन की। तो पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में फ्लोरीन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। जिसकी लोएस्ट एसआरपी होती है वो होता है आपका स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। और ये पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कौन है, लिथियम। लिथियम की लोएस्ट एसआरपी होती है, माइनस में कुछ होता है इसका, ठीक है। ये स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, ठीक है। तो अब आपको यहां इन्होंने स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट पूछा है, तो रिड्यूसिंग एजेंट में आपको यही देखना होगा कि लोएस्ट एसआरपी किसका है। तो लोएस्ट किसका है भाई, सबसे ज्यादा लोएस्ट तो माइनस का 1.48 इसी का है, ये जो गिवन वैल्यूज में से, ठीक है। इसका है तो आपका जो क्रोमियम है यही आपका स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, यही आपका स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, और कोई रास्ता नहीं है यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि इसकी जो एसआरपी है वो लोएस्ट है, इसलिए ये स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, ओके। अब आपका आ गया 125 का जो नंबर का जो क्वेश्चन है वो हम कर लेते हैं फटाफट से, ठीक है। क्वेश्चन काफी सिंपल है, फैराडे लॉ जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के उनके ऊपर बेस्ड है। व्हाट मास ऑफ निकिल का व्हाट मास could be electroplated from the solution of nickel chloride by a current of 0.25 एम्पियर flowing for 10 hours। यानी कि 10 आवर के लिए हमने 0.25 जो है वो एम्पियर फ्लो किया है निकिल जो सेकेंड क्लोराइड है NiCl2 के सॉल्यूशन में, ठीक है ना। तो कितना निकिल डिपॉजिट होगा बोल करके यही तो पूछा इन्होंने, ओके। सिंपल सा कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए इसको निकाल लेते हैं। अब मैं आपको समझाता हूं कि जो निकिल है उसको डिपॉजिट वो इसी तरह से तो होगा, इसी तरह से तो डिपॉजिट होगा। यानी कि जो निकिल का 1 मोल डिपॉजिट करने के लिए आपको इलेक्ट्रॉन के कितने मोल लगेंगे, 2 मोल। और निकिल का एटॉमिक मास इन्होंने ये दे रखा है 58.7 U। इसका मतलब निकिल का 1 मोल कितना हो गया, 58.7 ग्राम। तो निकिल का 58.7 ग्राम डिपॉजिट होने के लिए आपको 2 मोल यानी कि 2F, अब 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1F, तो 2 मोल का कितना हुआ आपका 2F। तो 2F इलेक्ट्रिसिटी आपकी लगेगी इतने ग्राम के लिए, ठीक है। या फिर आप इतनी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराओगे तो इतना ग्राम डिपॉजिट होगा, ऐसे मान लो। 2F का मतलब ये हो गया, कूलाम्ब में लिखेंगे तो कितना 96500 इंटू 2 कूलाम्ब, मतलब आप इतना कूलाम्ब इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करोगे तब आपका 58.7 ग्राम निकिल डिपॉजिट होगा।
ये हमें इस बेसिक रिएक्शन से पता चल गया, क्योंकि ये निकिल सेकंड क्लोराइड है तो Na2+ लेकर के 2 मोल इलेक्ट्रॉन लगेगा, ये हमें पता चल गया। ओके, अब इसका मतलब हमें ये तो पता चल गया कि इतना कूलाम्ब फ्लो होने से इतना निकल डिपॉजिट होगा। अब हमें ये देखना है कि हमने इलेक्ट्रिसिटी का कितना कूलाम्ब डिपॉजिट किया, कितना कूलाम्ब फ्लो किया है। तो इलेक्ट्रिसिटी का कूलाम्ब फ्लो किया है, यानी कि हमें चार्ज निकालना है, ठीक है, यानी कि हमें Q निकालना है, और Q का फॉर्मूला होता है IT, I यानी कि करंट इन एम्पियर, टाइम T यानी कि टाइम इन सेकंड, टाइम इन सेकंड। तो एम्पियर कितना है आपका 0.25, तो आप लिखोगे 0.25 टाइम इन सेकंड, ये 10 आवर्स है, सेकंड में इसको लिखना है ना, टाइम इन सेकंड होता है ये, सेकंड में इसको लिखना है, इसका सेकंड हो गया 36000 हो गया। अब आप Q निकाल लो, तो इसका आंसर कितना आया, इसका आंसर आया 9000 कूलाम्ब, 9000 कूलाम्ब। तो मतलब आपने 9000 कूलाम्ब फ्लो किए हैं इलेक्ट्रिसिटी के, इलेक्ट्रिक चार्ज आपका 9000 कूलाम्ब आ गया। कब, जब आप 0.25 एम्पियर को लगातार 10 आवर्स तक आप सॉल्यूशन में से पास कराओगे, तो आपने इलेक्ट्रिक चार्ज 9000 कूलाम्ब पास किया है, ठीक है। अब आपको निकालना है बेसिकली, अब आप देख लो जरा, मैं आपको बताता हूं, 96500 इंटू 2 कूलाम्ब से आपका डिपॉजिट होगा 58.7 ग्राम। तो 1 कूलाम्ब से कितना डिपॉजिट होगा, वो हो गया आपका 58.7 डिवाइडेड बाई 96500 इंटू 2, ठीक है। तो आपका 9000 कूलाम्ब से कितना डिपॉजिट होगा, ये हो गया आपका 58.7 डिवाइडेड बाई 96500 इंटू 2 मल्टीप्लाइड बाई 9000, खत्म। ये लो, ये आपकी कैलकुलेशन आ गई। अच्छी तरह से देख लो इसको, अच्छी तरह से देख लो, जो मैंने ये किए हैं। पहले इतने कूलाम्ब का तो हमें पता ही है, इतने कूलाम्ब का 1 कूलाम्ब का इतना होगा और 9000 का इतना हो जाएगा, क्योंकि हम 9000 कूलाम्ब फ्लो कर रहे हैं। बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो अब आप इसको सोल्व कर दो, ये जो मैंने लिखा है इसको आप सोल्व कर दो, इसको आप सोल्व करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, बात खत्म, ठीक है, बात खत्म। इसको सोल्व कर दोगे आप तो आपको आंसर मिल जाएगा, और आपको इसको सोल्व करोगे तो ये आपका आएगा 2.7 ग्राम। ये लो 2.7 ग्राम आंसर आएगा, ये आपका 4th ऑप्शन है, वो आंसर है। तो आपने देखा कितना आसान फैराडे लॉ का ये क्वेश्चन था, बेसिक फंडामेंटल को लेते हुए हमने इस क्वेश्चन को सोल्व किया है, ठीक है ना। चार्ज निकाल लिया, और फिर चार्ज निकालने के बाद की स्टोरी तो आपको पता ही है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं बेसिकली एक न्यूमेरिकल और हम लोग ले रहे हैं, उसके बाद में, है ना, या फिर एक काम करते हैं, इसकी रिकॉर्डिंग कितनी हो गई, ये भी 1 घंटे की लगभग हो गई है। इसको हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं, बाकी के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो काफ़ी हैं, वो हम जो अगले जो वीडियोज हम लोग लेंगे उसमें हम इसको सोल्व करेंगे। और मेरे ख्याल से बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो हम लास्ट पार्ट में ख़त्म ही कर देंगे, बाकी ज़्यादा कुछ है नहीं, मतलब वो आसान टाइप के क्वेश्चंस हैं, ऑर्गेनिक के और ये सब, तो वो हम जल्दी ही खत्म कर देंगे। तो बाकी के जो सारे क्वेश्चंस हैं फ्रेंड्स, वो हम लास्ट का जो वीडियो है उसमें करेंगे। इस वीडियो में न्यूमेरिकल्स काफ़ी हो गए, एक्चुअल में काफ़ी ज़्यादा न्यूमेरिकल्स हो गए इसमें। मैं देखता हूँ तो ये देखो काफ़ी भर के न्यूमेरिकल यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो चलो कोई बात नहीं, ये जो न्यूमेरिकल है, ये लास्ट न्यूमेरिकल मैं आपके सामने और सोल्व कर देता हूँ। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में इन्होंने ये एक हमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दी है, और इसके लिए कहा है रेट कांस्टेंट जो है ना, इसका जो आपका रेट कांस्टेंट है वो आपका इतना है 1.3 इंटू 10⁻⁻11। इतने टेम्परेचर पे 227 का मतलब ये हो गया 500 आपका के, ठीक है। और इतना रेट कांस्टेंट है इतने टेम्परेचर पे, ये हो गया आपका 600 के, यानी कि 2 अलग अलग टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई है। ओके, वेरी गुड, हमें भी यही चाहिए। T1 T2 पर व्हाट इज द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिएक्शन, रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी पूछी है। R की वैल्यू इन्होंने हमें दी है, और log 2 की वैल्यू भी इन्होंने ऑलरेडी न्यूमेरिकल में दी है, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज समझाता हूं, वो बहुत ही बेसिक चीज है, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या लगेगा आपको, क्या लगता है आपको? फॉर्मूला आपका एक्टिवेशन एनर्जी का ये लगेगा, log K2/K1 इज इक्वल टू EA/2.303R, ठीक है, और ब्रैकेट में 1/T1 माइनस 1/ आपका T2, यही तो लगेगा, ठीक है। ये आप फॉर्मूला लगाओगे, फॉर्मूला लगा करके आप EA की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, सीधी सी कहानी है, ठीक है। अब मैं आपको ये कैलकुलेट किया हुआ ही दिखा देता हूँ। ये लो वैल्यू गिवन क्या है, गिवन आपकी T1 टेम्परेचर पे K1 की वैल्यू, ठीक है, T2 टेम्परेचर पे आपके K2 की वैल्यू और R की वैल्यू, ये आपको गिवन है। सबसे पहले इन्होंने क्या हुआ, रेशियो निकाल लिया किसका, K2 K1 का, मतलब आपको K2 K1 चाहिए ना, आपने लिखा है ना यहाँ पर, ये रहा
K2/K1। तो ये इन्होंने क्या है कि अलग अलग पार्ट्स में कैलकुलेट किया है, इसलिए K2 K1 का रेशियो निकाल लिया। K2 की वैल्यू ये है, K1 की वैल्यू ये है, और इनका रेशियो निकालोगे तो ये आएगा 50। ठीक है, तो ये log K2 K1 होता है, इसलिए log K2 K1 log 50 करोगे तो ये आएगा 1.699। तो बेसिकली इन्होंने जो log K2/K1 की वैल्यू है वो इन्होंने निकाल ली, log को भी सोल्व कर लिया, 1.699 आएगा। ये log 5 आपको आना ही चाहिए, ये इन्होंने क्वेश्चन में दिया नहीं है, जबकि इसकी जरूरत है यहाँ पर, इसके बिना आप सोल्व नहीं कर पाओगे इसको। ठीक है, तो ये क्या बोलते हैं, ये वैसे भी log 5 की वैल्यू है वो ज्यादातर सब जानते हैं, है ना। log 5 की वैल्यू आपकी होती है 0.6990 होती है, तो वो 1.6990 हो गया log 50 की वैल्यू, इसलिए कोई ज्यादा मुश्किल नहीं था। तो हमने log वाली जो टर्म थी log K2/K1 उसको सोल्व कर लिया हमने। उसके बाद में जो है बेसिकली हम ये जो T1 T2 वाली टर्म है उसको भी हम यहाँ पर अलग से सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, कौन सी वाली टर्म, ये वाली जो टर्म है, ये वाली जो टर्म है, इसको भी हम अलग से सोल्व कर लेते हैं। इसको तो हमने कर ही लिया, इसको भी हम सोल्व कर लेते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसको भी हम सोल्व करेंगे तो ये लो, ये लो, ये आप इसको अलग से सोल्व कर लो, ये लो, ये रखा आपने, ये रख करके आप इसको सोल्व करोगे तो आपका ये वैल्यू आ गई, और इसको सोल्व करोगे तो आपकी ये वैल्यू आ गई। बात खत्म। तो T1 T2 भी हो गया। अब आपको बेसिकली ये जो फॉर्मूला था जो हमने लिखा है बेसिक फॉर्मूला, ये वाला, इसको EA के फॉर्मूले में कन्वर्ट कर लेना है, और EA का फॉर्मूला आपका ये रहा, ये रहा आपका EA का फॉर्मूला। ठीक है ना, 2.303 R ऊपर आ गया, log K2 K1 आ गया, और नीचे आपका 1/T1 माइनस 1/T2 आ गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 2.303 ऐसे कैसे रख दिया, R की वैल्यू आपने 8.3 रख दी, और K2/K1 जो हमने अलग से सोल्व कर लिया उसको हमने यहाँ ऐसे रख दिया 1.699। नीचे 1/T1 माइनस 1/T2 है, उसकी वैल्यू भी हमने ऐसे रख दी। अब आपको समझ में आया, ये जो वैल्यू है यहाँ रखते तो मैथमेटिकली थोड़ा सा ग्लिच होने का चांस होता, गलत होने का चांस होता, इसलिए हमने ये 1/T1 माइनस 1/T2 हमने अलग से कैलकुलेट कर ली। इसी तरह से log K2/K1 की वैल्यू भी हमने अलग से कैलकुलेट कर ली पहले ही, और उसको यहाँ न्यूमेरिकल में रख दिया। ठीक है, तो अब आपने देखा ये आपकी 2.303, ये R की वैल्यू, ये log K2/K1 की वैल्यू, और ये आपका 1/T1 माइनस 1/T2 की वैल्यू। आप इसको सोल्व करोगे तो आपका 97470 जूल पर मोल आएगा। ठीक है, जिसको किलो जूल में आप लिखोगे तो ये आएगा आपका 97.470 किलो जूल। ठीक है, तो अब आपका चाहे जूल में हो चाहे आंसर किलो जूल में हो, कैसे भी हो, ये आपका फोर्थ ऑप्शन आ गया। कुल मिला के बहुत लंबा न्यूमेरिकल था, है ना, इतना आसान नहीं था, इसमें लॉग वगैरह भी नहीं थे। इस तरह के न्यूमेरिकल को लास्ट में करना ज्यादा सही रहता है, इसमें फंसना नहीं चाहिए। यदि एट ए ग्लांस इसको नहीं कर पा रहे हैं, देखते ही यदि आप कोई न्यूमेरिकल सोल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो एग्जाम में एक बार इसको स्किप करके दूसरे आसान क्वेश्चंस हैं, जैसे ये इस तरह के क्वेश्चंस हैं वो बहुत आसान हैं, वो आपको करने चाहिए। बात आपको समझ में आई? जैसे ये क्वेश्चन भी हम लोग लेते हैं, द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ, ये रिएक्शन है 2NO प्लस Cl2 2NOCl इज गिवन बाई, ये इसका रेट लो है ना, ये इसका रेट लो है। रेट लो को एक बार आप देख लो अच्छी तरह से। द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट कैन बी इंक्रीज बाई, ये बोला रेट कांस्टेंट कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो देखो मैं आपको एक चीज बता दूं, रेट कांस्टेंट जो है वो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, इसलिए रेट कांस्टेंट आप NO की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करके नहीं कर सकते, Cl2 की इंक्रीज करके नहीं कर सकते। रेट कांस्टेंट एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे पर्टिकुलर होता है, एक पर्टिकुलर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे पर्टिकुलर वैल्यू होती है, टेम्परेचर चेंज तो रेट कांस्टेंट चेंज। इसका मतलब रेट कांस्टेंट आप टेम्परेचर इंक्रीज करके रेट कांस्टेंट आप इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करके नहीं कर सकते, यही इसमें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है। टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो रेट कांस्टेंट एक रिएक्शन का इंक्रीज होगा, अदरवाइज इंक्रीज नहीं होगा। ठीक है, तो ये इस तरह के ये इस तरह के ये क्वेश्चंस थे। अगला क्वेश्चन भी केमिकल काइनेटिक्स का है 128, उसको हम लोग देख लेते हैं फटाफट से, उसके बाद दूसरा करेंगे। 128 में आप देखोगे तो एक आयनिक रिएक्शन है बेसिकली, है ना, और उसका जो रेट इक्वेशन है वो इन्होंने यहाँ दे रखा है, और रेट इक्वेशन के बेसिस पे कुछ स्टेटमेंट है उनको हम चेक करेंगे। द रिएक्शन व्हेन 3 आयोडीन आयन कोलाइड साइमल्टेनियसली विद 1, रिएक्शन ये कह रही है कि द रिएक्शन अकर्स व्हेन 3 आयोडाइड आयन कोलाइड साइमल्टेनियसली। नहीं, आपका रेट कांस्टेंट हो तो ये कहता है कि 1 आयोडीन पार्टिसिपेट कर रहा है, तो 3 आयोडीन क्यों कोलाइड करेंगे? 3 आयोडीन एक इस H2OH 2- से कोलाइड करेंगे तो क्या मोलिकुलरिटी 4 हो गई? 4 मोलिकुलरिटी तो पॉसिबल ही नहीं है, तो ये स्टेटमेंट गलत है।
देयर मस्ट बी ओनली वन स्टेप इन द ओवरऑल रिएक्शन सिंस द रेट इज फर्स्ट ऑर्डर इन बोथ रिएक्टेंट। दोनों रिएक्टेंट के लिए फर्स्ट ऑर्डर का तो है, लेकिन आप देखो इसमें यहाँ 3 आयोडीन है, ठीक है ना, इसलिए ये जो है ये मतलब क्या है कि सिंगल स्टेप रिएक्शन नहीं हो सकती। सिंगल स्टेप रिएक्शन वही होती है, एलिमेंट्री रिएक्शन उसको बोलते हैं। तो वन स्टेप की रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन वो होती है जिसके लिए आपका जो मोलिकुलरिटी जो होती है ना, वही आपकी क्या हो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो। सिंगल स्टेप यानी कि आपकी एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए मोलिकुलरिटी और ऑर्डर सेम होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ आपकी ऑर्डर जो है वो आपका 2 है और मोलिकुलरिटी आप इक्वेशन से देखोगे तो आपको 4 लग रही है, हालांकि 4 है नहीं वो। इसीलिए जब इन दोनों में डिफरेंस आ गया, इसका मतलब रिएक्शन सिंगल स्टेप नहीं है, रिएक्शन एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो और एक से ज्यादा स्टेप में हो रही है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। The rate of reaction is inhibited by the presence of I3 minus। I3 minus की प्रेजेंस से रेट ऑफ रिएक्शन है वो इनहिबिट होगी I3 माइनस की प्रेजेंस से। क्यों होगी भाई? आप देखो रेटलो में I3 माइनस की टर्म है ही नहीं, रेटलो में I3 माइनस की टर्म है ही नहीं, तो इसका मतलब I3 माइनस की प्रेजेंस से रेटलो पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रेट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि रेटलो में I3 माइनस की टर्म है ही नहीं। इनहिबिट, देखो इनहिबिटर कब होता है? इनहिबिट होता है जब वो रेटलो में आपका क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू आ रही हो, है ना, या किसी की पावर माइनस में हो। जैसे अभी इसको ऐसे लिखते के I माइनस और ये आपका S2O8 2 माइनस और यहाँ लिखते I3 माइनस और उसकी पावर लगाते -1। तो ये जो जिसकी पावर -1 है ना, वो बेसिकली यदि उसकी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेंगे तो वो क्या है कि आपका डिक्रीज होगा रेट कांस्टेंट, ठीक है ना, रेट आपका डिक्रीज होगा। इसका माइनस पावर है, इसका मतलब है कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करने से रेट डिक्रीज होगा, ठीक है ना। तो तब ये होता, अभी तो रेट कांस्टेंट, ये जो रेट इक्वेशन है रेट लो है, इसमें I3 माइनस की टर्म ही नहीं है, इसलिए इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। A slow step in the overall reaction sequence may involve collision of single I minus ion with single S2O8 2 minus ion। यस, ये बात सही है। रेटलो जो है इसका, ये जो रेटलो है, देखो ये जो रेटलो है इसका, ये रेटलो यही बता रहा है कि जो स्लोएस्ट स्टेप है, देखो ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ये तो हमें पता ही चल गया। अब रेटलो आता है स्लोएस्ट स्टेप से और रेटलो कह रहा है कि एक I माइनस और एक S2O8 2 माइनस है। इसका मतलब स्लोएस्ट स्टेप में एक I माइनस एक S2 2 माइनस से कोलाइड हुआ है और वो रिएक्शन हुई है और वो उसकी स्लोएस्ट स्टेप है। तो ये जो फोर्थ स्टेटमेंट था ये एकदम करेक्ट था, यही ट्रू था, यही आंसर है। तो केमिकल काइनेटिक्स के जो सिंपल बेसिक हैं वो आपको पता होना चाहिए, तभी आप इसको कर पाओगे, अदरवाइज आप इसको नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये क्या है, रेट इक्वेशन ऑफ ए रिएक्शन इज गिवन बाई, एक रिएक्शन का रेट इक्वेशन इन्होंने इस तरह से दिया है Ka और उसकी पावर 2। तो उसके लिए इन्होंने पूछा है यूनिट ऑफ K की यूनिट क्या है। तो बेसिकली ये एक आपका सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो K की जो यूनिट है वो आप लोग जानते हो। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए K की यूनिट क्या है, वो आपकी लास्ट वाली हो गई ये। DM3 का मतलब लीटर होता है, आप इसको सिंपल वर्ड्स में लिखोगे तो मोल आपका पर मोल लीटर पर सेकंड ये आ गया। तो ये आपकी सेकंड ऑर्डर के लिए है, तो ये हो गया। ये आपकी फर्स्ट ऑर्डर के लिए थी फ्रेंड्स, ठीक है। और क्या बोलते हैं, जीरो ऑर्डर की जो थी वो ये है, ये जीरो ऑर्डर की है। जीरो ऑर्डर के आपकी जो क्या बोलते हैं K की यूनिट, जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में K की यूनिट रेट की यूनिट के इक्वल होती है, तो ये आपका मोल पर लीटर पर सेकंड हो गया। यही रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट होती है। यही जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रेट कांस्टेंट यानी कि K की यूनिट होती है। तो ये जीरो ऑर्डर के लिए हो गई ऑप्शन नंबर 1, और ऑप्शन नंबर 3 फर्स्ट ऑर्डर के लिए हो गया, और ऑप्शन नंबर जो 4 है वो आपका सेकंड ऑर्डर के लिए हो गया। बात आपको समझ में आ गई। और ऑप्शन नंबर 2 है वो कुछ भी नहीं है। तो ये इसका सेकंड ऑर्डर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, तो सेकंड ऑर्डर के लिए आपका फोर्थ ऑप्शन होगा। Which of the following equation is not correct? बोला करेक्ट कौन सा नहीं है। तो देखो ये जो इक्वेशन है जी डेल्टा जी का, ये इक्वेशन सही है। डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S, डेल्टा जी का ये इक्वेशन भी सही है, जो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और डेल्टा जी में रिलेशन बता रहा है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ये इक्वेशन भी सही है, आपका PV इज इक्वल टू NRT होता है ना, ठीक है। तो T इज इक्वल टू आपका PV डिवाइडेड बाई NR, ये इक्वेशन भी सही है। ये तीनों इक्वेशन ट्रू है। जो आपका ऊपर वाला इक्वेशन है वो बेसिकली आरएनएस इक्वेशन का गलत फॉर्म लिखा हुआ है। कैसे गलत फॉर्म लिखा हुआ है मैं आपको बता देता हूं। आरएनएस इक्वेशन जो है वो इस तरह से आती है, K इज इक्वल टू A और एक्सपोनेंशियल माइनस EA बाई RT आता है। अब यहाँ पर माइनस जो है ना ये मिसिंग है,
ये यहाँ पर ये के पहले माइनस नहीं है, माइनस मिसिंग है, इसलिए ये इक्वेशन हो गया दोस्तों गलत। इसलिए नॉट करेक्ट में आपका ऑप्शन नंबर 1 आएगा। ऑप्शन नंबर 1 का इक्वेशन इनकरेक्ट है। तो इस वीडियो में हम सिर्फ इतने ही सवाल है वो सोल्व कर रहे हैं, इतने ही क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं 130 तक ही। 131 से लेकर के 180 तक के जो बाकी 50 के क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, है ना। इसलिए ये जो केवीएस का है इसको पार्ट्स में इसलिए सोल्व कर रहे हैं क्योंकि बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन हैं ये, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।